Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video lecture of our subject Business Law, and I am your course instructor Waqas Ahmed from the University of Southern Punjab, Multan. In our previous video lectures, we will discuss about the contingent contract, which depends upon happening and non-happening of an event. We will also discuss about the contract's liabilities and duties of the parties. We will also discuss the time and place of the contract. We will also discuss in the Contract Act 1872 about the performance of the contract, which of the parties must perform the contract first, which of the parties, if not perform the contract, what is the remedy we can have in a contract. And we will also discuss the joint liabilities and joint rights of the parties in any contract in our previous video lectures. And today we will discuss about our new section, which is known as section 58. We can moving forward to our another section of section 59. Section 58 हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जो कि हमारा रह गया था, which is says that the alternative promise, which is shows that one branch being illegal, if one of the alternate is illegal and other is illegal, the legal part of the contract can be enforced and illegal part of the contract cannot be enforced. कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के कोई दो पार्ट हों, जिसको हम पहले भी कई बार डिस्कस करके आ चुके हैं कि इसमें कोई एक पार्ट अगर लीगल है, कोई दूसरा एक पार्ट इलीगल है, तो इलीगल पार्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा जबकि लीगल पार्ट की हद तक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज एक वैलिड होंगी, जब तक कि इलीगल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे ए प्रोमिसेस टू डिलीवर आइदर 500 बैग्स ऑफ राइस और स्टोलन गुड्स. The rice delivery is enforceable. The stolen of the goods of part is avoid. A और B के दरमियान 100 बोरी चावल का एक एग्रीमेंट होता है जो कि चोरी का माल होता है, चोरी की बोरियां होती हैं. तो चावलों का गुड्स का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी इज़ अ लीगल पार्ट, इट कैन बी इन्फोर्सेबल. लेकिन चोरी की हुई गुड्स को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दिस इज़ इलीगल, दिस बिकम्स अ void. Now we can move forward after section 59, which says that the application of payment where debt to be discharged is indicated. इस सेक्शन से स्टूडेंट्स शुरू होती हैं पेमेंट का तरीक़ेकार. अब हमने लास्ट टाइम को देखा, उसकी प्लेस को देखा, ऑर्डर को देखा, उसकी तरतीब को देखा. ईच एंड एवरी थिंग्स हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट में जो होती हैं उसको हमने मेंशन किया. इस पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक पैसों का जो लेन देन होगा वो किस हद तक इंडिकेट करेगा कि वो पैसे आपने किस एग्रीमेंट या किस कॉन्ट्रैक्ट में डालने हैं. देखें, इफ़ अ डेटर ऑन सेवरल डेट एंड मेक्स अ पेमेंट इंडिकेटिंग विच डेट इट इज़ फॉर, द पेमेंट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली. पहले तो आप समझें कि ये डेट क्या होता है. डेट मीन्स एक लोन होता है, उधार होता है जो एक शख्स दूसरे शख्स से लेता है, किसी भी चीज़ में अपनी ज़रूरत के एवज़ में लेता है, अपनी ज़रूरत के वक्त में लेता है, उसको कहते हैं डेट अमाउंट. और जो शख्स उधार लेता है डेट इज़ नोन एज अ डेटर, उसे डेटर कहा जाता है. और जिससे लिया जाता है डेट इज़ कॉल्ड द क्रेडिटर. इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में. तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर एक शख्स ने एक से ज़्यादा उधार लिए हों किसी एक शख्स से, अब अगर उसने कोई पेमेंट की है तो उसने मेंशन कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया है कि आपने मेरी ये फ़लाँ वाले उधार में इसको क्लियर करना है, इसको एडजस्ट करना है, तो उसके मुताबिक ही प्रोमिसर उसको एडजस्ट करने का पाबंद होगा. फॉर एग्जांपल, ए ओज बी 2 डेट्स. ए ने बी से 2 उधार लिए हैं और वो उसको 5000 पे कर देता है और ये कहकर पे करता है इट इज़ फॉर द ओल्डर डेट, ये पुराने वाला उधार है. तो बी मस्ट अप्लाई इट देयर. तो बी ने उसको उसी में ही अप्लाई करना है, उसको नए उधार में शामिल नहीं कर सकता. तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली डेट अमाउंट या उधार वाली अमाउंट का जिक्र किया गया है. इसी तरह ही सेक्शन 60 में बताता है द एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड. कि अगर ए और बी के दरमियान कोई उधार है बहुत सारे, तो लास्ट प्रीवियस सेक्शन में तो हमने पढ़ा कि वो इंडिकेट कर देता है कि आपने कौन से डेट में इसको एडजस्ट करनी है अमाउंट. लेकिन इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर वो आपको नहीं बताता कि आपने कौन से उसमें अमाउंट में डेट में इसको एडजस्ट करना है, तो फिर ये प्रोमिसर की अपनी मर्ज़ी होगी, वो किसी भी एक डेट में उसको एडजस्ट कर सकता है.
इसको देख लेते हैं। इफ़ नो इंडिकेशन इज़ गिवन द क्रेडिटर कैन अप्लाई द पेमेंट टू एनी लॉफुल डेट इवन इफ़ द रिकवरी इज़ बार्ड बाय द लिमिटेशन। कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में डेट मेंशन नहीं किया गया कि ये अमाउंट किस स्पेसिफिक डेट के अंदर आपने एडजस्ट करनी है, तो ये इट बिकम्स विलिंग ऑफ द प्रोमिसर, वो इसको बार में रहते हुए किसी भी डेट के अंदर लॉफुली एडजस्ट पेमेंट को कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ए ओज बी सेवरल डेट, ए और बी के दरमियान मुख्तलिफ उधारात हैं। बी बट मेक्स अ पेमेंट विदाउट स्पेसिफाइंग, बी अप्लाइज इट टू टाइम बार डेट। तो बी अपने अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से इसको, जो सबसे पुराना उधार होगा, जो जिसको ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, उसके अंदर वो उसको एडजस्ट ईजिली कर सकता है। तो ये हमने देखा कि इन दो सेक्शनों के अंदर पेमेंट ऑफ टाइम या डेट का एक टाइम दिया गया बिटवीन द पार्टीज, जिसमें एक तरफ इंडिकेट किया जा रहा है किस डेट में उसको मेंशन करना है, और दूसरे सेक्शन में इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर डेट मेंशन नहीं किया गया तो फिर प्रोमिसर की क्या जिम्मेदारी बनती है। वो कोई टाइम को देखते हुए जो सबसे पुराना उधार होगा, जिसको ज़्यादा वक्त हो चुका होगा, वो फिर उसमें एडजस्ट करने का पाबंद होगा। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड अवर सेक्शन 61 विच सेज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, जिसमें जिक्र करता है कि अगर कोई पार्टी भी नहीं जानते कि भाई किस में एडजस्ट करना है, किसी को नहीं पता कौन सा उधार कब लिया था, बहुत सारे उधार ऐसे लिए हुए हैं, फिर उसका क्या पोजीशन हो, उसका क्या स्टेटस होगा। इफ़ नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स द पेमेंट इज़ अप्लाइड इन ऑर्डर ऑफ द टाइम ऑफ द डेट्स इफ़ द डेट्स आर ऑफ द इक्वल स्टैंडिंग अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए, जो भी इसमें 3-4 डेट्स दिए गए हैं, तो इसमें प्रोमिसर की अपनी मर्जी होगी कि अपने हिसाब से जो कि इक्वल स्टैंडिंग में डेट रह रहे हैं, तो उसमें कहीं भी वो एडजस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ए ओज बी 3 डेट्स, ए और बी के दरमियान देखिए 3 उधार हैं। अब नाइदर इंडिकेट्स हाउ टू अप्लाई द पेमेंट, उसमें नहीं बताया गया कि पहले कौन सा उधार आपने उतारना है। इट इज़ अप्लाइड इन ऑर्डर टू द टाइम, फिर टाइम के अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई किया जाएगा। जो सबसे पहले उधार लिया होगा उसको पहले एडजस्ट किया जाएगा, फिर जो सेकंड नंबर पे उधार लिया गया होगा उसको फिर एडजस्ट किया जाएगा, फिर जो लास्ट में लिया जाएगा फिर उसको लास्ट नंबर पे एडजस्ट किया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा सिनेरियो बेस करेगा, अगर दोनों पार्टीज़ के इल्म में नहीं है कि कहाँ पे किस टाइम पे इस डेट को उधार को एडजस्ट करना है। इफ़ नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, तो इस लफ्ज़ को आपने खासूसन याद रखना है। Now we can discuss another section 62 which says about the effect of novation, rescission and alteration of the contract. इसमें 3 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं, novation, recession and alteration. Novation means the new thing added in a contract, कि कोई नई चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाना novation कहलाता है। Recession means कॉन्ट्रैक्ट हो चुका उसमें से कोई एक पार्ट को रिसाइट करके ख़त्म कर देना, ये रिसेशन कहलाता है। अल्ट्रेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देना, अल्टर कर देना, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देना, दैट इज़ नोन एज अल्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो आपको उन तीनों का डिफरेंस का पता हो कि अगर किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नोवेशन हो जाए, रिसेशन हो जाए, अल्ट्रेशन हो जाए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। आइदर इट बिकम्स अ वॉइड और इट बिकम्स अ वॉइडेबल। इफ़ द पार्टीज एग्रीज टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ कॉल्ड नोवेशन, और टू रिसाइंड मीन किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना, और अल्टर इट या उसमें कोई तब्दीली ले आना। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, जो पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर नए जो नोवेशन शुदा कॉन्ट्रैक्ट होगा या जिसमें रिसीजन हुआ होगा या जिसमें अल्ट्रेशन होगी, सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्ट को ही परफॉर्म करने की पाबंद होंगी पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, ए ओज बी मनी, ए ने बी को कोई उधार दिया हुआ है, दे एग्रीज टू डैट सी विल पे इंस्टेड, वो एग्री कर जाते हैं कि जी ये उधार सी उतारेगा। अब ये एक नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, एक चीज़ नई ऐड हो चुकी है कि अब ये उधार अब सी देगा ना कि बी देगा। द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड्स, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगा, उसको परफॉर्म करने की किसी भी हाल में ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम एक और मिसाल भी ले सकते हैं। ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक हाउस को सेल करने का 50 लाख रुपए का। आफ्टरवर्ड्स वो अमाउंट चेंज होके उसमें कुछ रियायत हो जाती है, 48 लाख हो जाता है। तो पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट जो 50 लाख जिस पे मेंशन था बाकायदा तरह, इट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, उससे किसी भी हाल में परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको उम्मीद है इस 62 के अंदर सेक्शन में बड़ी 3 अहम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई हैं, नोवेशन, रिसेशन और अल्ट्रेशन, इनका आपको पता चल गया होगा।
अब सेक्शन 3 में 63 की बात कर लेते हैं, विच सेज दैट द प्रोमिसी मे डिस्पेंस विद और रिमिट द परफॉर्मेंस। जो प्रोमिसी है वो प्रोमिसर की किसी भी एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिमिट कर सकता है, माफ़ कर सकता है, उसे छूट दे सकता है। ये अब अपनी उसकी मर्जी आया वो कब करे कैसे करे। द प्रोमिसी कैन डिस्पेंस विद कहते हैं माफ़ कर देना या उसको वेव कर देना, छोड़ देना। और रिमिट कहते हैं ये भी एक किस्म का छोड़ देना होता है, रिलीव कर देना, होली और पार्टली, चाहे मुकम्मल तौर पे छोड़ देना या एक पार्शली तौर पे छोड़ देना। द परफॉर्मेंस एक्सटेंड द टाइम एंड एक्सेप्ट सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ द परफॉर्मेंस, कि उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से उसको रियायत दे देना, उसको आधा या मुकम्मल माफ़ कर देना। डेट इज़ कॉल्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के दरमियान कोई एक एग्रीमेंट है, कोई डेट का मामला है, कोई 40 लाख रुपए का, तो बी उसको 20 लाख रुपए खुद से छोड़ देता है, रिमिट कर देता है, माफ़ कर देता है या डिस्पेंस विद करता है कि जब आए यार दे देना, कोई ऐसी बात नहीं। दैट इज़ कॉल्ड द डिस्पेंस विद। और रिमिट कहते हैं मुकम्मल तौर पे माफ़ कर देना। तो 20 लाख जो माफ़ कर देना है, डेट इज़ ए इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑल द लाइबिलिटीज़। 20 लाख अदा करने के बाद ए जो है पूरे के पूरे 40 लाख से क्या हो जाएगा, बरियोजिमा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि इस सेक्शन के तहत उसको रेमिटेंस मिल चुकी है, माफ़ी मिल चुकी है और डिस्पेंस विद मिल चुका है। अब सेक्शन 64 की जानब बढ़ते हैं, विच सेज दैट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसाइश हो जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो उसका स्टेटस वॉइडेबल होगा। तो उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, वैन अ पार्टी रिसाइंस, कोई भी एक पार्टी रिसाइन कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देती है, कोई एक शिक ख़त्म कर देना, अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बिकम्स अ वॉइडेबल। द अदर पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म और एनी बेनिफिट्स रिसीव्ड मस्ट बी रिस्टोर्ड, कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की किसी भी हाल में ज़रूरत नहीं है, और कोई बेनिफिट लिए होंगे वो एज इट इज़ उसको वापस किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए कैंसल्स अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फ्रॉड, ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाद में जाहिर हो गया कि बी ने उसके साथ फ्रॉड किया है, ए उसको कैंसिल कर देता है। बी मस्ट रिटर्न एनी एडवांस पेमेंट, तो बी ने अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की मद में कोई अगर एडवांस पेमेंट ली होगी उसको हर हाल में वापस करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं करेगा तो उसके लिए डैमेज क्लेम भी ये कर सकता है आराम से। एंड सेक्शन 65 सेज द ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड द एडवांटेज अंडर द वॉइड एग्रीमेंट, कि अगर एक शख्स की जिम्मेदारी बेसिकली यहाँ बताई गई है जो एक वॉइड एग्रीमेंट का एडवांटेज ले जाता है, फ़ायदा ले जाता है, जो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो ऑलरेडी वाइड डिक्लेयर हो चुका है कानून की नज़र में, और उसमें अगर कोई बेनिफिट्स लिए हैं किसी एक पार्टी ने, तो दूसरी पार्टी की उसकी क्या जिम्मेदारियां बनेंगी, क्या उसको वापस करने चाहिए? यस, बिल्कुल उसको रिस्टोर करेगा। अगर वो नहीं देगा तो फिर कंपनसेशन देनी पड़ेगी उसे। दिस कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से वाइड हो जाए, नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाए, एनी बेनिफिट रिसीव्ड मस्ट बी रिस्टोर्ड, अगर किसी एक पार्टी ने कोई बेनिफिट लिए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से तो उसको रिस्टोर करने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे, या कंपनसेशन देनी पड़ेगी उसके एवज में। फॉर एग्जाम्पल, ए पेज बी फॉर गुड्स बट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वाइड, ए और बी के दरमियान कोई गुड्स का मुआहदा हो गया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, बी मस्ट रिफंड द पेमेंट, बी को चाहिए कि वो उस ए की पेमेंट को वापस कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ए कैन क्लेम द डैमेजेस और कंपनसेशन फ्रॉम द बी by filing the suit in a court of law under this section, the Contract Act 1872. Section 66 says that mode of communicating or revoking the rescission, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्मिनोलॉजी रिसीजन मैंने आपको बताया कि वो ऐड अगर कर दी है, कोई चीज़ डिलीट कर दी है, कोई चीज़ जानते बूझते हुए ऐड कर दी और इसकी कम्युनिकेशन नहीं की दूसरी पार्टी को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त रिवोक ख़त्म हो जाएगा। The rescission must be communicated in the same manner as the proposal is made. Rescission of the contract के बारे में कम्युनिकेट ऐसे किया जाएगा जैसे आप प्रपोजल के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, जिसके 4 मेथड हैं। पहला, नोटिस के ज़रिए, नंबर सेकंड, एजेंट के ज़रिए, थ्रू एनी अदर कम्युनिकेशन मेड, सोशल मीडिया, टेलीफोन, और इसके ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल, ए सेंड्स अ रिटन नोटिस टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ए बी को एक रिटन नोटिस भेजता है कि भाई हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आप उसे कैंसिल कर दें। इट फॉलोज द ओरिजिनल कम्युनिकेशन मोड, और वो एक असल कम्युनिकेशन मोड को इख्तियार करता है। तो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड अवर नेक्स्ट सेक्शन 67, विच इज सेज दैट द प्रोमिसी टू अफोर्ड द रीजनेबल फैसिलिटीज़, अगर इसी एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी ने या प्रोमिसी ने कोई फैसिलिटीज़ अवेल कर दी हैं तो फिर उसका स्टेटस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या पड़ेगा।
This section says that if the promisee neglects or refuses to give the facilities for the performance, the promiser is excused for the non-performance. For example, A contracts to B paint B's house, but B never allows access. A is excused from the performance. A और B के दरमियान देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि उसने B ने A का घर पूरा पेंट करना है. अब B उसको घर में दाखिल होने देगा तो वो भी अपना काम परफॉर्म करेगा. तो फिर बाद में बी एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि उसे कोई डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता कि जी आपने मेरा घर अब तक पेंट नहीं किया. उसके लिए उसकी उद तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए उसको एक्सेस देना ज़रूरी होगा, उसको उस तरह फैसिलिटेट करना ज़रूरी होगा ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सके. अदरवाइज दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ voidable at the option of the one party. So this is the end of the today's lecture. Hope so you can understand the today's terminologies and section. We will inshallah meet in our next video lecture. Thank you so much.